गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास अध्याय 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यूरोप के कई देशों में है ना उदारवाद विरोधी आंदोलन है ना प्रभावित होने लगे थे। ठीक है, तो वहाँ पर फांसीवाद विचार थे है ना, फांसीवाद विचारधारा वहाँ पर पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ है ना। तो आंदोलन का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई जो फांसीवाद पार्टियां है वो बनने लगी थी। तो फांसीवाद कई प्रकार से फांसीवाद पार्टी थे कई प्रकार के, मगर उनमें कुछ बातें जो थी वो प्रमुख थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो जो फांसीवाद है वे हिंसा और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दल जो होते थे, संगठन होते थे, है ना, उनको ध्वस्त करने में वो विश्वास रखते थे। लोकतंत्र के वे विरोधी थे। फांसीवादी ये मानते थे कि लोकतंत्र चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्या के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन तानाशाही राष्ट्र हित के लिए क्या है वो आवश्यक मानते थे इसको। वे प्रायः पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चा पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते थे, है ना। वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। तो जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका उद्देश्य होता है। तो इसके तहत यहूदी और अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही माना गया। 3 इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के जो संगठन होते थे, है ना, तो हत्या, मारपीट आदि तरीकों से उसको मजदूरों के संगठन को तोड़ने में लगी हुई थी। तो यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधे भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी, है ना। तो 1921-22 के चुनाव में उसे कम सफलता मिली, जबकि समाजवादी और साम्यवादियों को बहुमत मिला था। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा करना था। तो इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनीतिक दलों व मजदूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फांसीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जगह एक नेता मुसोलिनी जो था वो सर्वेसर्वा वही बन गया। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फांसीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे जर्मनी में नाजीवाद। तो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, है ना, संक्षेप में जिसको नाजी पार्टी कहते हैं, ना, तो 1934 में ये सत्ता में आई। सन 1934 में नाजी पार्टी सत्ता में आई। 1924 से 34 के बीच जर्मनी जो है निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहला है जर्मनी के लोग वर्साय संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज थे, है ना। जो वर्साय की संधि किया गया था जो थी वो जर्मनी के विरुद्ध थी और वहाँ के लोग इसको स्वीकार नहीं किए थे, ना। और जो जर्मनी में नाजीवाद था, हिटलर की जो पार्टी थी, है ना, वो लोगों के समर्थन में थी और जो वर्साय की संधि है उसके, है ना, ये विरुद्ध थी। तो इसकी लोकप्रियता इसी कारण से बढ़ती गई और जब उन्हें हर साल जो वर्साय की संधि है उसका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ा, तो उनके जो जर्मनी की जो आत्मसम्मान है उसको इससे ठेस पहुंचती थी। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे थे जो जर्मनी को इस शर्मिंदगी से उबारे। तो जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 से
1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। तो ऐसे में बेरोजगारी जो है तेजी से बढ़ा, जिसके कारण मध्यम वर्ग में भी असंतुष्टि जो है वो बढ़ गई। तो उग्र राष्ट्रवादी नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती गई और 1932 के चुनाव के नतीजों में नाजी पार्टी ने संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो जो नाजी पार्टी है वो उभर कर आई। तो दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां भी थी जो लगातार लोकप्रिय हो थी और वे रूस की तर्ज पर समाज में मूलभूत जो परिवर्तन है उसकी ये वकालत कर रहे थे। लेकिन उनके आपसी विरोध के कारण वे एक होकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाए। हिटलर ने उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन बनाया और साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर के सन 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को वहां का चांसलर नियुक्त किया। तो नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार प्रसार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर अपनी भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई जो जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई, उसका प्रतिरोध, जर्मन समाज को उसकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको वापस लाने का वो जनता को क्या करता था, आश्वासन देता था। तो उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान और जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का ये जर्मन जनता को उसने आश्वासन दिया। तो अपने भाषणों में हिटलर जर्मन की आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था और उसकी वर्तमान समस्याओं के लिए वो यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता था। उसका कहना था कि यहूदी लोग ही प्रमुख उद्योगों व बैंकों के मालिक हैं, वे ही साम्यवाद जैसे विचारधारा को फैला रहे हैं और वे ही जर्मनी लोगों की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया या उन पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।